अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज का दिन तारीख़ इंसानियत का एक ऐसा दिन जिसमें इंसानियत भी कपकपा उठती है। 16 दिसंबर 2014 का वाक़या, APS का वाक़या। और अगर कुछ इस सरज़मीन की बात कर लें कि किस सरज़मीन पर यह वाक़या और यहाँ के रहने वालों का ताल्लुक़ कहाँ से जुड़ता है, तो मैं आगाज़ करूँगा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मेरे और आप सबके माँ बाप कुर्बान। और हमारा ईमान का जो तकाज़ा है, ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानों का नजराना पेश न कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज के बाद, अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद, सजदा शुक्र के बाद जब दुआ के लिए तशरीफ़ फरमाते थे तो अपना रुख़ अनवर इस सरज़मीन की तरफ कर लिया करते थे। और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते थे, अर्ज़ करते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप दुआ के लिए अपना चेहरा अक़दस, वो चेहरा अक़दस जिसकी कुरान पाक ने कस्में खाई हैं, जिसके लिए सूरह शम्सुद्दुहा वद्दुहा की आयात नाजिल हुई, अपना चेहरा मुबारक इस सरज़मीन इस तरफ क्यों जो है फरमा लेते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सरज़मीन से मुझे ठंडी हवा आती है, मेरा दीन इस सरज़मीन से एक मरतबा फिर उठेगा। ये वो सरज़मीन है जिसके बारे में आज से 1000 साल पहले नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेशगोइयाँ फरमाई थी, जहाँ से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिद सर उठाएंगे। ये वो सरज़मीन है जिसका तसव्वुर, जिसका ख्वाब इक़बाल ने पेश किया। और वो इक़बाल जो फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और बिलाखिर इसकी तकमील हम मेरे और आप सबके कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की। और कैसे की? जब 1947 को पार्टीशन हुई, तकसीम हुई, तो हमारे माँ बाप ने, हमारी माओ बहनों ने, जिनकी असमतें लुट गईं, लेकिन उन्होंने इस सरज़मीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए दरेग नहीं किया। और ये सिलसिला बढ़ता चला गया। और आज मैं और आप जो लोग इस सरज़मीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरी और आप सबकी जो माएँ बहनें अपनी इज़्ज़तें असमतें सलामत रखे हुए हैं, वो कौन लोग हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं? -40 -50 के दर्जा हरारत पर बर्फ़ के उन तूफ़ानों से लड़ते हुए, चीरते हुए, जहां 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती, और वह जवान अपनी छातियों को तान कर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर और अपने खून के और अपने जिस्म की गर्मी से उस तूफानों को, उस बर्फ के पहाड़ों को पिघलाते हैं और अपनी जानों का नजराना देने से दरेग नहीं करते। हमारे जवानों को यह बिल्कुल पता है, ये कौन लोग हैं जिनको पता है कि कंट्रोल लाइन पर कभी भी किसी वक्त भी दुश्मन की गोली उनकी छातियों को छलनी कर सकती है, लेकिन फिर भी वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए हम वक्त जो है खड़े रहते हैं। वो जागते हैं तो हम सोते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये इन जवानों तक ख़त्म नहीं होता। ये सिलसिला पाकिस्तान में उन माओं से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, आगाज़ होता है, जो अपना एक बेटा, जवान साला बेटा इस वतन पर लुटाकर दूसरे को दुल्हा बनाकर इस मुल्क के लिए तैयार करती है। नाज़रीन, ये तो एक ज़बरदस्त सी बात हो सकती है कि 22, 23, 24, 25, 30 साल का जवान इस मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन ये वो सरजमीन है जहां माएँ अपने फूल, अपने लखते जिगर, जिसकी उम्र 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, उनको भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करती और उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलता और कहती हैं कि काश मेरा दूसरा बेटा भी हो तो मैं भी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दूं। आज हम APS के शुहदा का दिन मना रहे हैं, तारीख़ इंसानियत का वो काला दाग जिसमें इंसानियत भी कपकपा उठती है। और हमारी माओं को सलाम, हमें इस मुल्क की पाक फौज को सलाम, जो हर वक्त किसी न किसी रूप में इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करती रहती है। हम सब की तरफ से उन माओं को, उन शुहदा को सलाम पेश करते हैं। और मैं सिर्फ एक नज़म जो कि इस वक्त हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। बड़ा दुश्मन
जो बच्चों से लड़ता है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ और उनसे भी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, आज के दिन के हवाले से बात करेंगे और सानिया APS के ऊपर बिल्कुल तारीखी नुक्ता नज़र से रोशनी डालेंगे। मेरे साथ आज की शख्सियत एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती, जो कि सितारा इम्तियाज़ हैं, सितारा बसालत हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए सर्व की और आज भी उनके जज्बात पाकिस्तान आर्मी के लिए हैं और इस मुल्क की खिदमत के लिए हैं और आज भी वो दुश्मन को ललकार कर कहते हैं कि मैं अभी रिटायर्ड नहीं हूँ, मुझे उन रास्तों का पता है जहाँ मैं, जो कि अपनी जवानी में भी जहाज़ उड़ाया करता था। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए और जिस आज उम्मीद करते हैं कि आज आप अपने ज़िंदगी के वो सारे जो तजर्बात हैं, एक्सपीरियंस हैं और वो स्पेशली APS के बच्चों के हवाले से हमारे नाजरीन को अपडेट करेंगे। कर्नल रिटायर्ड अरशद सईद भट्ट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। 28 साल इनकी सर्विस है पाक आर्मी के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। और इसके साथ साथ मेरे साथ सुरीली आवाज़ में यशफा भी मौजूद हैं, जो आज मिली नगमे गाकर मेरे और आपके खून की जो तपिश है, गरमाइश है, उसको और गरमाएंगे। बहुत शुक्रिया यशफा। और इसके साथ साथ मरियम मीर एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि हमें आज APS की उन असातिज़ा, उन प्रिंसिपल्स, उन टीचर्स के हवाले से बताएंगी जिन्होंने अपनी आपको एक ढाल बनाकर गोलियों से छलनी होगी, लेकिन बच्चों के लिए किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाल बनाया, उसके बारे में भी उनसे बात करें। बहुत शुक्रिया मरियम मीर आपका। एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। सानिया APS 16 दिसंबर 2014। देखिए जी, ये आज से 5 साल पहले ये अफसोसनाक वाक़या भी नहीं कहना चाहिए, जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा सानिया हमारे मुल्क के साथ पेश आया था, जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारा जो जिहाद था या अज़्म था वो जारी था, लेकिन दुश्मन ने एक मौका तलाश करते हुए आज से 5 साल पहले सुबह 10:30 बजे मैं उन नाजरीन के लिए रिफ़्रेश करना चाह रहा हूँ, इसलिए उसको बताना चाह रहा हूँ कि सुबह 10:30 बजे एक वैन में 6 दहशतगर्द आए, जिसमें मिक्स थे, 2 अरब थे, 2 अफ़गानी थे, एक चेचन था। इस कॉम्पोजिशन पे जब वो वैन से उतरे, उन्होंने सबसे पहले अपनी वैन को आग लगाया ताकि ट्रेस ना हो सके। फिर उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक के स्कूल की दीवार तोड़ी। उसको ब्लास्ट करने के बाद वो सारे अंदर दाखिल हो गए। उनके पास लेटेस्ट एमुनेशन था, उनके पास हैंड ग्रेनेड थे, उनके पास सर्वाइवल के लिए काफ़ी राशन था। और इस दौरान उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट, जिसको बिला लिहाज उन्होंने स्कूल के बच्चों पे फायर। सबसे पहले वो एक ऑडिटोरियम में पहुँचे जहाँ पे स्कूल की एक फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग हो रही थी। कलेक्टिवली बच्चों को बताया जा रहा था कि फ़र्स्ट एड कैसे सिखाई जाती है। पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऑफिसर्स और JCOs वो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे थे। वो सीधे ऑडिटोरियम में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। कौन जद में आया, बच्चा आया छोटा 5 साल का या कोई टीचर आई, वो नहीं देखा गया। जो सबसे बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि ज़ाहिर है वो तमाम के तमाम लोग निहत्ते थे और अपनी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, सिवाय ज़मीन पे कुछ लोगों ने, जिनको थोड़े सीनियर एज के थे, वो लेट के उन्होंने अगर जान बचा सके तो बची। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि तकरीबन 1100 तादाद थी स्कूल के और उस 1100 में से 149 प्लस 6 दहशतगर्द एट दी एंड 149 बच्चे और 7 शहीद हुए स्कूल का स्टाफ। और जो 6 दहशतगर्द है वो भी 15 मिनट के बाद पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज़ ने जब एक्शन किया तो उन सारों को मार गिराया। लेकिन जो हम चीज़ भूलते हैं, तकरीबन 900 के करीब लोगों की ज़िंदगी बचाई गई इस ऑपरेशन में। इस सारे साने में जो सबसे वैल्यूएबल बात है, जो मैं शायद ज़रूर यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा, कि जो उनकी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ताहिरा काजी उनका नाम था, और जब उनको पता लगा कि ऑडिटोरियम पे अटैक हुआ है तो वो दहशतगर्दों के सामने दीवार बन गई। सबसे बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने ये चैलेंज किया दुश्मन के ये जो लोग आए थे दहशतगर्द, कि बच्चों को मारने के लिए सबसे पहले मुझे आप लोगों को राह से हटाना होगा। तो जाहिर है उन्होंने जानबूझ के ऐसा रुतबा पाया शहादत का और अपनी ज़ात की कुर्बानी दे के एक मिसाल कायम की। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अफसोस के साथ, आपके बाकी जो गेस्ट हैं वो ज़रूर ऐड करना को ना लगे, हमारे माशाल्लाह स्नाइपर्स इस हद तक ट्रेंड थे कि उन्होंने इतनी प्रिसीजन से उनको सारों को गिराया। और जो चीज़ आप कह रहे हैं वो अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो 16 तारीख को ये अटैक हुआ था और 17 तारीख को जो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ थे
वो काबुल गए थे। एग्जैक्टली। और 24 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर। और काबुल जाके उन्होंने उनके प्रेसिडेंट अशरफ गनी को ये पैगाम दिया था कि आया आप इनका इंतज़ाम कर लें या हम अंदर आके हम खुद उनका इंतज़ाम करेंगे। तो चॉइस आपके पास है कि आप कौन सी चॉइस लेना बिल्कुल चाहते हैं। तो ये जब रिजॉल्व किसी कौम का हो, ज़ाहिर है हमारा इतना बड़ा नुकसान था। और स्पेशली शहादतें तो होती रहती हैं और हम बर्दाश्त भी करते रहते हैं, लेकिन जैसे आपने शुरू में अपने तारुफ में कहा कि इतने छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, और मासूम तरीन एक जो इंसानियत की एक शक्ल होती है, उसको ये टारगेट करना, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई क्राइम दुनिया का हो नहीं सकता। बिल्कुल। आप दूसरे मुल्कों में देख लें, अमेरिका वगैरह में स्कूल का 1 या 2 बच्चे भी कोई खपती या मकबूतुल हवास शख्स मार देता है तो कई दिन तक उस पर अफसोस चलता है और पूरी दुनिया में वावेला मचाया जाता है। यहाँ 150 बच्चों को मारा गया और वो भी दहशतगर्दों ने मारा, किसी वो ऐसे आदमी ने नहीं मारा, किसी अपनी कोई कॉज की वजह से नहीं मारा। लेकिन ज़ाहिर है दुनिया खामोश उस तरह नहीं रिस्पॉन्ड करती जिस तरह वो करती है। कर्नल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। 28 साल आपकी माशाल्लाह से पाकिस्तान आर्मी के लिए सर्विसेज हैं, जिसमें आपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ दिए। बहुत सारी आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग भी इसका हिस्सा होगी। जंग के दौरान या जंग ना भी हो, ओवरऑल बच्चों को टारगेट करना, ये कहाँ की इंसानियत है? अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को टारगेट, जिस तरह अभी जैसे साहब ने अभी पूरा वाक़े का एक्सप्लेन किया, और मैं उस पर यही सोच रहा था कि इस पे आगे मुझे कहाँ से कंटिन्यू करना है। बच्चों को एक साइकी है, आप बच्चे आपके फैमिली में, आपके ख़ानदान में जहाँ कहीं बच्चों का ताल्लुक प्यार से है, मोहब्बत से है, इश्क से है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। तो ये जो टेररिस्ट थे, इन्होंने जानबूझ के बच्चों को निशाना बनाया so that they should hurt you where it hurts the most. और आप वो देखें, वो आर्मी पब्लिक स्कूल था, उनको पता था कि जी आर्मी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म इन द कंट्री। तो उनके बच्चों को और उनके साथ वो बच्चे जो कि कल आर्मी की, मतलब आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी का शौक़ है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और उन्होंने अपनी कोशिश तो की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी, हमारा नेशन, दे गॉट यूनाइटेड। और उसके बाद फिर हमने एक नेशनल एक्शन प्लान डिवाइस किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट। और उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान के अंदर आपकी आर्मी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सब ने मिल के इन टेररिस्ट के ठिकानों को क्लियर किया। और आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग एफर्ट। और इस वाक़े के बाद दिल दहलान देने वाला वाक़या था। इवन मेरे अपने बच्चे जो कि APS में थे, उन्होंने भी स्कूल जाने से ज़ाहिर किया, पापा स्कूल में तो मारते हैं लोगों को। एक ऐसी चीज़ क्रिएट की गई कि बच्चों के अंदर खौफ पैदा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इन आवर आर्मी, स्ट्रेंथ इन आवर इंस्टीट्यूशंस, एंड एट दैट टाइम जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, उन सब ने मिल के काम किया। तो अगर हमारे अंदर जज्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं कर्नल साहब एक बात ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों में ये चीज़ तासुर पैदा हुआ, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक लाहौर हमारे बॉर्डर के ऊपर आज से कुछ अर्सा पहले अटैक हुआ था, तो अगले दिन पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, हाई रैंक ऑफिसर्स, अपनी पूरी फैमिली के साथ वेरी नेक्स्ट डे, उसी दिन अगले दिन जाकर उन्होंने वहाँ जो फ्लैग हमारा एक उतरता है और चढ़ता है, तो उसकी वो तकरीब में शिरकत करके दुनिया को दिखाया कि डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बिकॉज सर जो मेनली द प्रॉब्लम विद टेररिज्म इज दे वांट टू अटैक योर कोर। कोर पाकिस्तान में इस्लाम है और आर्मी है। दो चीज़ें हैं जिसकी जो आपको एक्सटर्नल स्ट्रेंथ और इंटरनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द रिलीजन एंड एक्सटर्नली आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं आर्मी की तरफ से। सब इन दो चीज़ों को हिट करना उनका बेसिक क्राइटेरिया है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल एक्शन प्लान की जो आपसे बात कर रहा था, उसको करने के बाद लोगों में, आर्मी में इतना आपस में कनेक्शन हो गया जिसकी वजह से नेशनल एक्शन प्लान का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। और आई स्टिल रिमेंबर कि हमने गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जाके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि अगर ना करें दोबारा इस तरह की कोई चीज़ होती है, हाउ यू हैव टू हैंडल। तो दैट ब्रॉट इन स्ट्रेंथ इन आवर स्टूडेंट्स, इन आवर यंगर लॉट एंड इन टू आवर कम्युनिटी कि हमने अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो मैं इस टेररिस्ट अटैक को पॉजिटिव लिहाज से इस तरह देखूंगा कि इसने हमें सिखाया है कि आपने अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वाक़े के बाद आप देखें, उसके बाद कोई ऐसा मेजर वाक़या नहीं हुआ।
और उसके बाद से ही पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की ज़्यादा फजा पैदा हुई। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, मरियम मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप माशाल्लाह प्रिंसिपल भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, तालीम भी देती हैं, APS का सानिहा है। एज ए मदर किस तरीके से देखती हैं माशाल्लाह, जिस तरीके से वहाँ हमारी जो मुल्क की ख़वातीन हैं उन्होंने पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर और दुश्मन को ललकारा भी, और अपने बच्चों की जो जिस्ते खाकी थे शहदा के, और वो तो शायद इस चीज़ के मुंतज़िर थे दुश्मन कि अब शायद इनके बच्चों में खौफ पैदा हो जाएगा, नई नस्ल नहीं उमंड कर इस तरह आएगी, लेकिन उनको क्या पता हो। मेरा ईमान है इरकोमोडे साहब, मेरा ये ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का ईमान है कि वो इस चीज़ से मुंतज़िर थे कि शायद क्या नाम है इनकी जो जिस्ते खाकी हैं घरों में जाएंगे तो कहराम मच जाएंगे और फिर इसके बाद दफनाने का अमल जो है उसका जो है आगाज़ होगा, लेकिन उनको क्या पता। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जन्नत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के साथ उन तमाम शहदा का इंतज़ार कर रहे होंगे। किस तरीके से उनके लिए महफिल सजाई गई होगी कि ये मेरी उस सरजमीन के जहाँ से मुझे हवा आती थी, और ये आज उसके फूल उस सरजमीन की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक एज ए मदर आप कैसे देखती हैं उन शहदा की माओं की तरफ से? जी बिल्कुल, ये 5 साल हो गए हैं इस सान्या को, लेकिन आज भी ये सान्या हमारे लिए वैसा ही ताज़ा है जैसे कि ये 2014 में ये ऐसे हुआ था। और इस सान्या ने एजुकेशन सिस्टम में भी और हम सबको बहुत सा एक लेसन दिया है और एक जज्बा दिया है। और मैं खालिद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूँगी कि ताहिरा काजी साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है और वाकई उनको जैसा ट्रिब्यूट हमें पेश करना चाहिए था शायद हम उसमें उस तरह से नहीं कामयाब रहे। बट ये है कि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं ख़ुद भी एज ए प्रिंसिपल मैं रिमोट एरिया में मैंने काम किया, तो उस सब चीज़ों को साथ लेकर इस सान्या के बाद मुझे बहुत एक आप समझ लें कि मुझे एक बड़ी मोटिवेशन मिली कि हमारा भी जो स्कूल था वो बिल्कुल मतलब एक रिमोट एरिया है, शहर में नहीं है, तो हम लोगों ने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और हमारे बीइंग टीचर्स, बीइंग प्रिंसिपल और बीइंग मेंटोर के हमारे ऊपर एज अ माँ और सिर्फ अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं, कौम के बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है। और हम उनके लिए किस तरह से प्रोटेक्शन, उनको कैसे अपनी जान की परवाह किए बगैर हम उनके आगे खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पे भी असातिज़ा ने इस बात को प्रूफ किया है। मरियम साहबा, जिस वक्त ये सान्या हुआ, डेफिनेटली आप इसको बड़े करीबी बारीकी नज़र से इस वजह से देखो, खुद भी आप टीचर हैं, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? क्या फ़ौरन एकदम ख्याल आया जब आपने टीचर्स की कुर्बानी की, जैसे ताहिरा की बात की जा रही है, क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे आपके? बहुत दिल दहलाने वाली बात थी ऐसी, और इंसान हम सोच भी नहीं सकते थे। सबसे पहला ख्याल यही आता था कि ये जो टेररिस्ट हैं, हमारी माशाल्लाह आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको फेस नहीं कर सकते थे, इस वजह से इन्होंने ये वीक पॉइंट बच्चों पे अटैक किया। अगर वो हमारी आर्मी का मुकाबला कर सकते होते तो वो कभी भी छोटे बच्चों को, फूल जैसे बच्चों पे ऐसे अटैक ना करते। हमेशा वो वीक एरियाज़ पे ही टारगेट करते हैं कि जहाँ से उनमें हिम्मत ही नहीं है, शायद वो इतने कमज़ोर हैं, उनके इरादे इतने कमज़ोर हैं कि वो हमारी आर्मी को फेस ही नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा बच्चों को करके ये मारा है, तो ये तो हमारी पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह वो इतनी ज़्यादा और ज़्यादा उनमें जज्बा पैदा हो गया। आप देखें कि 6 मंथ्स तक बच्चों में इतना ज़्यादा खौफ और वो इतना ट्रॉमा, स्ट्रेस था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपने बच्चे स्कूल भेजने से बिल्कुल भी नहीं कतराए। और उससे ज़्यादा, और आर्मी के साथ हमने एक पूरी नेशन को, पूरी हम मुत्तहिद हैं, सबके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं। बच्चों ने जैसे फेस किया, आपको पता है 14 to 16 इयर्स के जो बच्चे थे ऑडिटोरियम में, ग्रेड 8, 9 and 10 के, उन्होंने कैसे किस तरह से प्रोटेक्ट किया, और उन्होंने बिल्कुल जितने भी बच्चों को वो बचा सके उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं की। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिर इस सारे सीन सिनेरियो में, क्योंकि आप तो माशाल्लाह जिस तरीके से उसको बारीक नज़र से देखते हैं, बच्चों को ही टारगेट क्यों किया गया? देखिए, जैसे मरियम साहब ने कहा है ना कि सबसे सॉफ्ट टारगेट, और जब भी आप ऐसे टारगेट करें जिसके लिए हर एक आंख नम हो जाए, तो आप सबसे ज़्यादा एक मैसेज ये देना चाहते हैं कौम के जहनों में और दिलों में इनसिक्योरिटी का। और आप ये
उनका जो एतमाद है, ख़ुद एतमादी, उसको टारगेट करते हैं। ये बच्चे एक हमारा सिंबल थे बेसिकली। जब आप इतने बच्चों को, 150 से ज़्यादा बच्चों को शहीद कर देते हैं और वो भी मासूम, तो आप पैगाम देना चाहते हैं पूरी 22 करोड़ कौम को कि आप बहुत इनसिक्योर हैं, और जो आपके गार्डियंस हैं इस वक्त, चाहे वो समंदर में हों, चाहे ज़मीन पे हों, चाहे हवा में हों, वो ये सलाहियत खुदा न खास्ता नहीं रखते कि आपको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव कैंपेन होती है जो ये मैसेज देती है, मारे तो 150 गए जो बहुत हमारे लिए तो बहुत कीमती थे, लेकिन 22 करोड़ में से अगर आप 150 को शहीद करें और अगर 22 करोड़ के जहनों पे ये गलबा पाने में कामयाब हो जाएं कि हम इनसिक्योर हैं और हमारी फोर्सेस शायद इस काबिल नहीं हैं, तो ये मैसेज उनका मकसद ये था अचीव करना। लेकिन वो जो आपने शुरू में भी कहा और दरमियान में भी कहा कि शायद वो ये लोग भूल गए थे कि ये एक ऐसी कौम है जिसके जज्बों को सिर्फ 150 शहादतों से नहीं किया जा सकता। ये उससे कहीं ज़्यादा ऊपर का जज्बा है, और कौम में जो विल टू फाइट बैक है वो इतनी जल्दी नहीं मिटाई जा सकती। देखिए, जब भी बच्चे एक ऐसी एक सिंबल होता है कि हर माँ, हर बहन, हर भाई, ज़ाहिर है फैमिली में बच्चे होते हैं, तो वो जो उन्होंने पैगाम दे के शायद ये समझा था कि इतना सॉफ्ट टारगेट हिट करें कि इसकी विल टू फाइट, एक कौम की जो एक क़ुव्वत इरादगी होती है फाइट बैक या रजिस्ट करने की, वो ख़त्म कर दी जाए। तो जब ये किसी कौम की विल टू फाइट ख़त्म हो जाए ऑब्वियसली, तो उसको कैप्चर करना बहुत आसान है। अफ़गानिस्तान में आप देखिए, जब तक आपके पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान में, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए, अमेरिका और नेटो की फोर्सेस वहाँ पे हैं। क्यों कामयाबी नहीं हो सकी? क्योंकि उनके जो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बेसिकली एक गैप क्रिएट करना चाहते थे बिटवीन पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस एंड द पीपल, सिविलियंस। वो ये गैप क्रिएट करना चाहते थे कि लोगों का बदएतमादी हो जाए और इनको वो सपोर्ट फोर्सेस को ना मिले। दुनिया में कोई, अमेरिका जैसी फोर्स भी, मैंने आपको एग्जांपल दी, अफगानिस्तान में कामयाबी इसलिए नहीं हासिल कर सकी कि अवाम जो उस जगह के हैं और जो फोर्सेस हैं अमेरिका की और बाहर की, वो एक पेज पे नहीं है। तो दुनिया की कोई फ़ौज कामयाब अपने मकसद में उस मुल्क की भी नहीं हो सकती जब तक उसके लोग उसको सपोर्ट ना करें। यहाँ मुझे एक चार्ल्स डिगाल की एक बात बड़ी याद आ रही है, तो मैं उसका अंग्रेज़ी में है लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करना चाहूँगा यहाँ पे। उसने कहा कि हर वक्त आपके मुल्क में एक आर्मी होगी। चार्ल्स डिगाल ने कहा कि हर वक्त आपके मुल्क में एक आर्मी होगी, या आपको आपकी अपनी आर्मी होगी या आपके दुश्मन की आर्मी। ज़बरदस्त। तो यू चूज़ कि किसको आपने सपोर्ट करना है। ज़बरदस्त। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे नाजरीन को इसके बारे में ज़रूर अपडेट करें। 150 शहदा जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बने, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बाकी 900 बचे, 950 बचे या जितने भी बचे, वो फ्यूचर में कहाँ खड़े हैं जब उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ खुद होते देखा? वो एक शख्स 9-9 हज़ार जो है फौजियों की ताकत रखता है। अब उसके इस सानहे के फ़ौरन बाद जो लोग बच्चे ज़िंदा बचे थे, मीडिया ने बहुत अच्छी उनको कवरेज दी थी और उनके इंटरव्यूज़ भी किए थे। और अगर आप अभी भी हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारी तादाद, उनकी बड़ी कसरत तादाद वो थी उन बच्चों की जिन्होंने मीडिया पे ये कहा था कि मैं ये बनना चाहूँगा जिसने इनको आके मारा है। उनको ना रैंक्स का पता था, ना उनको SSG का पता था कि आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप क्या होता है। वो अपने आप को फैंटेसाइज कर रहे थे और अपने आप को रिलेट उनसे नहीं कर रहे थे जो दहशतगर्द थे, वो उनसे रिलेट कर रहे थे जिन्होंने सेवियर्स थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। असल जो हीरो वो उनको समझते थे। तो आपकी कौम का देखिए ये बहुत बड़ा सासा होता है कि आपके बच्चे किसको हीरो माने आउट ऑफ द टू। मैंने जैसे कहा कि आर्मी तो एक होनी है, या वो आपकी अपनी होगी या किसी और की होगी। तो वो अपनी आर्मी को और फोर्सेस को उसी तरह ओन कर रहे थे उसके बाद। बल्कि आप अगर अभी भी क्लिप्स निकालें तो माओ ने जिनके बच्चे बिछड़े थे उनसे जब पूछा गया था कि आपके लिए कितना बड़ा सानिया है, तो उसने कहा कि ये मुझे शायद डराना चाहते थे, तो ये इनकी भूल है कि ये मुझे डरा पाएंगे और हमारी कौम। उसने कहा जी मेरे बाकी बच्चे हैं और अगर वो पहले नहीं भी कर रहे थे प्लान फ़ौज में जाने का, तो अब मैं मेक श्योर करूँगी कि फ़ौज में जाए। तो ये जज्बा जब एक बच्चों में आ जाता है, फिर उस कौम को शिकस्त देना बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली कैसा देखते हैं? जैसे कि मैं आपसे भी ये व्यूज़ जानना चाहूँगा, 900 बाकी बचे, आज वो फ्यूचर में वो कहाँ, किस तरीके से, कैसे पाकिस्तान के उन जवानों के साथ खड़े होंगे?
मैं बिल्कुल जिस तरह चिश्ती साहब ने आपको बताया सर, आई हैव सीन ऑल दोज पीपल दोज हु हैव बीन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, दे आर मोर, अब उनके अंदर जज्बा ज़्यादा है और शायद पहले वो आर्मी ज्वाइन ना करते, बट अब उनके अंदर आर्मी ज्वाइन करके इस मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए जो जज्बा पैदा हो चुका है वो फुलादी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जज्बा इंसान के अंदर से आता है और वो जज्बा ना सिर्फ उन APS के बच्चों में है बल्कि तमाम स्कूलों के बच्चों में जो कि उस टाइम से गुजरे हैं, उनके अंदर वो जज्बा है। और मैं इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव देखता हूँ कि आगे जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो बहुत प्रोटेक्टेड हाथों में होंगी इंशाल्लाह। मैं खुद एक आर्मी में सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे फादर आर्मी से थे, मैं आर्मी में हूँ था और मेरा बेटा भी आर्मी में जाएगा माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा कन्ना साहब, एक और बात बताइए, वो कहते हैं खून जो है वो खानदानों का, आदात का, नस्लों का पता देता है, तो ये जो खून है जो कहता है कि भाई मैं फ्यूचर में अपने उन जवानों के फौजियों के साथ खड़ा होऊंगा, अब ये इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि उनके पेरेंट्स के अंदर क्या जोश और जज्बा अपने मुल्क के लिए, कितने हिब्बुल वतनी और आगे बच्चों में, और उनकी भी आगे, यानी कि 900 बच्चों का 900 फैमिलीज जो बनेंगी, वो 900 फैमिली वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के लिए सरवाइव करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल रेडी है। खाली वो नहीं, इसके अलावा जब मैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत जब हमने स्कूलों को प्रोटेक्शन देनी शुरू की, तो वहाँ पर जो मैंने असातिज़ा का, प्रिंसिपल्स का और जो बच्चों का जो जज्बा देखा सीखने का, समझने का कि आइंदा अगर ऐसे होता है तो हमने कैसे उनको मारना है, वो आगे से जो मुझे नजर आ रहा था, उन्होंने कहा जी हमें आर्मी की जरूरत नहीं, हम खुद मारेंगे इनको अगर कोई ऐसा होता है। तो उन्होंने एक एक चीज़ बहुत शौक से सीखी, स्पेशली जो टीचर्स थे और स्टूडेंट्स थे, सोगवार ज़रूर थे लेकिन हिम्मत से, मतलब उनका जो हिम्मत और जज्बा नज़र आ रहा था ना, वो मुझे यही नज़र आ रहा था कि ये लोग आगे बढ़ के कुछ करेंगे, क्योंकि कुछ करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है और हम कुर्बानी दे चुके हैं। और आगे इंशाल्लाह अगले 8-10 सालों के अंदर मैं जो देख रहा हूँ ये मुल्क बहुत स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह। जी युशफा, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मिली नगमा से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद शहादत के हवाले से मैं पेश करूँगा। अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद, सोनी धरती अल्लाह रखे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, कदम कदम पर मीत रे, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम
तुझे हम देखे आज़ाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद। एक बड़ा खूबसूरत शेर पेश करो। तेरी प्यारी सजदज से हम वारी वारी जाए, तेरी प्यारी सजदज से हम वारी वारी जाए, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाए, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे आज़ाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, सोहनी धरती अल्लाह रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ बात करेंगे आज सकूत ढाका के हवाले से भी, और स्पेशली जो कि जिस तरीके से आपने देखा कि ख़वातीन के, माओं के और सासा के किरदार के हवाले से, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जैसे कि आज का बड़ा सानिया तारीख़ इंसानियत में 16 दिसंबर 2014 का वाक़या, जो कि आज इसको 5 साल गुजर गए हैं, और हमारे उन शहदा में, उन ज़ख्मियों में वो बच्चे भी आज भी शामिल हैं। शहदा तो जन्नत के फूल थे और अल्लाह ताला की इमानत थी जिसे अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, और वो जो जोश व जज्बा हम लोगों के खून में, जिस्म में और हमारी धड़कनों में पैदा कर गए, वो आज उसमें और ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। और वो हमारे जवान जो कि ज़ख्मी हुए थे, वलीद स्पेशली, वो बच्चा जिसको 8 गोलियां लगी थी और जिस तरीके से उसने ज़िंदगी की कशमकश के साथ आज दोबारा स्टैंड कर गया है, हम सब लोग उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सकूत ढाका भी एक अपने अंदर एक तारीख़ रखता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अनासर थे जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया, और आज का जो दिन है और सकूत ढाका के हवाले से आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस्तारा इम्तियाज़ भी हैं, इस्तारा बसालत भी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पूरी हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों को खुद प्रैक्टिकली देखा है। जी एयर कोमोडोर साहब। ईस्ट पाकिस्तान का जी जो फॉल, ये ज़ाहिर है एक और हमारा चैप्टर है जो बड़ा बदकिस्मत है हमारी तारीख़ में। इसको ब्रीफली अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पेशली नई नस्ल के लिए, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी जो पहली रिजेंटमेंट शुरू हुई थी 1948 में अप्रैल में, जब कायदे आज़म ईस्ट पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि उर्दू जो है हमारी सरकारी ज़ुबान होगी पाकिस्तान की, जिसमें ज़ाहिर है ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों शामिल थे। उन्होंने तो अच्छे सेंस में ये फ़ैसला किया था कि एक यूनिटी और बॉन्ड को बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के मुखालिफ फोर्सेस थी, जो चाहती थी कि पाकिस्तान ज़्यादा देर तक कायम ना रहे, और अभी साल भी नहीं हमें हुआ था, 7-8 महीने हुए थे, तो वो इस कोशिश में लग गए कि किसी तरीके से जो भी कमज़ोरी है इस मुल्क में उसको कैपिटलाइज़ किया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए। उसके बाद से हिंदुस्तान ने बहुत एक टारगेटेड मिशन के तहत ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के जहनों में ये बात डालनी शुरू की कि आप लोग डिप्राइव्ड हैं और आपसे मसावी सलूक नहीं किया जा रहा। वेस्ट पाकिस्तान ज़्यादा मॉडर्न है, एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली भी, मिलिट्री का भी ज़्यादा उधर इन्फ्लुएंस है, और ईस्ट पाकिस्तान निगलेक्टेड वो है। इस चीज़ को वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस ने भी एक्सप्लॉइट किया, ज़ाहिर अपने फ़ायदे के लिए। और ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि वो गद्दार थे, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। 7 दिसंबर 1970
अगर आप सिर्फ एक हफ़्ता पीछे चले जाएं तकरीबन, तो इस इलेक्शन जो हुआ पूरे पाकिस्तान में 1970 में हुआ था। तो ऑलमोस्ट 49 साल हो गए हैं जो ये इलेक्शन हुआ था। दोनों पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दोनों में इलेक्शन हुआ था। जो दो प्रोमिनेंट लीडर नेशनल पार्टीज़ थी वो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी। जब ये इलेक्शन हुआ 7 दिसंबर 1970 में, उस वक्त तकरीबन 1963 से समझ लें 1963 से मुजीबुर रहमान साहब पॉलिटिक्स में थे और 67 में भुट्टो साहब आ गए थे अयूब खान की गवर्नमेंट रिज़ाइन करके। तो यहाँ वेस्ट में इन्होंने ये रियलाइज़ कराया कि हमें हकूक़ चाहिए अपने, और ईस्ट विंग में मुजीबुर रहमान ने किया। इलेक्शन का रिज़ल्ट ये निकला कि 300 पूरे पाकिस्तान पूरे से, दोनों से सीटें थी हमारी, जैसे असम्बली की, उसमें से 160 सीटें, मोर देन 50% सीटें अवामी लीग ने जीती ईस्ट पाकिस्तान से। और वहाँ से प्रोविंशियल सीटें जो थी, 5 सूबे थे उस, अगर आप इस सूबाई उस सेंस में देखें तो ईस्ट पाकिस्तान से जो सूबाई असम्बली थी उसमें से 310 में से 298 सीटें लैंडस्लाइड विक्ट्री अवामी लीग ने वहाँ पे हासिल की। अब ये पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली समझ लें, उसमें से अंदर अगर 300 सीटों में से शेख मुजीबुर रहमान ने 160 जीत ली, भुट्टो साहब ने यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में 81 सीटें जीती, तकरीबन 50%, 80 वर्सेस 160 या 81 समझ लें। जो वोटिंग का पॉपुलेशन था यहाँ, भुट्टो साहब को तकरीबन 60 लाख लोगों ने वोट दिया, और ईस्ट पाकिस्तान के सारे वोट मिला के 1 करोड़ 30 लाख शेख मुजीबुर रहमान को अवामी लीग का अगेन डबल वोट पड़े। अच्छा, तो दैट मेक्स अराउंड 18.5% भुट्टो साहब को यहाँ पड़ा मुल्क की पॉपुलेशन का, जबकि वहाँ पे 39.4 समथिंग, अराउंड 40%, 19 वर्सेस 40% वोट पड़े उधर शेख मुजीबुर रहमान को। उसूली तौर पे होना तो ये चाहिए था कि जो इतनी लैंडस्लाइड डबल द विक्ट्री है पीपल्स पार्टी की निस्बत ईस्ट पाकिस्तान की, उनको हुकूमत बनाने की दावत दी जाती। याह्या खान ने अनाउंस किया कि पार्लियामेंट का इजलास होगा, और जाहिर है क्योंकि मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान में थी, और अयूब खान साहब के ज़माने में एक नई पार्लियामेंट भी वहाँ बनाई गई थी, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई थी ढाका में। मुझे ख़ुद भी इत्तफाक हुआ बाद में, जब वो बांग्लादेश बन चुका था, वो विज़िट करने का, अच्छा, उस बिल्डिंग को देखने का। तो जब यहाँ पे अनाउंस हुआ कि वहाँ पहला इजलास वहाँ होगा, तो वेस्ट पाकिस्तान की पार्टियों ने ये इनकार कर दिया और उसका बाइकआउट कर दिया, इंक्लूडिंग भुट्टो साहब, कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। इस दौरान जब शेख मुजीबुर रहमान को पता चला कि इतनी बुरी तरह मेरी रेजिस्टेंस हो रही है, उनकी मुखालफत हो रही है, तो उन्होंने 6 पॉइंट्स का एक एजेंडा डाला कि जब तक ये मेरे नहीं माने जाएंगे हम आपके साथ ताउन नहीं करेंगे। अब वो जो बीच काफ़ी साल पहले, 20-30 साल पहले, 24 साल के बाद हम अलहदा हो गए आज़ादी के, जो समझ लेते, 24 साल का जो ग्रोथ हुई थी, थोड़ी नफ़रत की, जो हिंदुस्तान ने भी कैपिटलाइज़ किया, उन्होंने एक फोर्स राइज़ कर दी हिंदुस्तान ने इस दौरान, मुक्ति बानी के नाम से, जो सब जानते हैं। उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स को। हिंदुस्तान ने पूरा बैक किया। ऑब्वियसली हिंदुस्तान की कोवर्ट छुपी हुई भी और ज़ाहिरन दोनों शक्ल में हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, जो इंदिरा गांधी ने भी माना जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ कि हमने 1000 साल की जो तारीख थी उसको समंदर में डबो दिया। और 2 कौमी नज़रिया अभी भी मोदी ने कहा है कि हमारे लिए वक़्त नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त ये समझते थे कि अगर वो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो अब करने में कामयाब हो जाए तो जिन्ना साहब का जो ख्वाब और ड्रीम था उसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे उसको। अब ये सारी सिचुएशन को ऑब्वियसली कंट्रोल करने के लिए, जो थोड़ी देर पहले मैं अर्ज़ कर रहा था ब्रेक से पहले, कि जब तक आपको लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट ना करे, वहाँ पे एक अपराइजिंग शुरू हुई कि हमारे हकूक़ या हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं दी जा रही, उसकी मुखालफत शुरू हुई, मुजाहरे शुरू हुए। शेख मुजीबुर रहमान ने लीड किया, जब लीड किया उनको अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान में गिरफ़्तार करके यहाँ जेल में डाल दिया गया। यहाँ ला के और ज़्यादा नफरत बढ़ी कि हमारे लीडर को ना सिर्फ जो जीता हुआ था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो हमें इसको बिगर पिक्चर में देखना चाहिए, और कौमें वो होती हैं जो रियलिस्टिकली सीखती हैं बजाय जज्बात में बह जाने के। तो मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन हमारे बहुत ख़तरनाक साबित हुई। एक जो पॉलिटिकल अपराइजिंग नेगेटिव पहले से चल रही थी 24 साल से, उसके बाद जो उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, चाहे वो सही थी या नहीं थी, मेरा ख्याल है उनको एंगेजमेंट में रखना चाहिए था। आप भी आज भी देख लें, जो हमारे मुल्क के अगेंस्ट है, जो हमारे इतने हिमायती नहीं भी होते, इंक्लूडिंग तालिबान, यहाँ पे हमने उनसे मुज़ाकरात भी किए हैं, अमेरिका अभी भी कर रहा है। तो हमें मुजीबुर रहमान को बजाय स्टैंप कर देने के और वेस्ट को अलहदा फीलिंग देने के, और जो ईस्ट को पहली फीलिंग थी कि हम शायद इनके बराबर के नहीं हैं, उनको फीलिंग नहीं देनी चाहिए थी।
बदकिस्मती से उस वक्त क्योंकि मार्शल लॉ था, याह्या खान थे, तो ब्लेम आर्मी की तरफ भी गया, पॉलिटिक्स की तरफ भी गया और इंडिया की तरफ तो ऑब्वियसली गया। तो इस तरह इतनी अपराइजिंग हुई क्योंकि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो बदकिस्मती से इस हद तक हंगामे हो गए कि वर्चुअली 1000 मील दूर बैठ के किसी भी फोर्स के लिए कंट्रोल करना लॉ एंड ऑर्डर को या डिसिप्लिन को या दुश्मन की हरकत और सरगर्मियों को नामुमकिन हो जाता है, जब ख़ास तौर पे लोकल पॉपुलेशन के दरमियान आपके लिए वो अटैचमेंट या मोहब्बत या रिस्पेक्ट का रिश्ता ना रहे। तो इसीलिए तकरीबन 1 साल बाद इलेक्शन के ये मुल्क में जंग हुई। हिंदुस्तान ने पहले ईस्ट पाकिस्तान पे हमला किया नोइंगली कि उसको आसान था करना। वेस्ट से हमने सोचा कि इंडियन को, क्योंकि ऑल आउट पूरी फोर्सेस उनकी ईस्ट पाकिस्तान पे लगी हुई हैं, तो वेस्ट से हमने इनिशिएट किया जो प्रेजेंट पाकिस्तान है। इधर से हमने हिंदुस्तान पे हमला किया कि उनको अपनी तरफ पुल किया जा सके, डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन उस वक्त तक क्योंकि इंटरनली ईस्ट पाकिस्तान में बहुत डैमेज हो चुका था गुडविल का और हमारे एक इमेज का, कि हिंदुस्तान को बड़ी आसानी हुई निस्बतन पाकिस्तान आर्मी को और एयरफोर्स के बेस, एक आध जो बेस हमारे एक्टिव थे, उनको ऑलमोस्ट इनफेक्टिव करने में। एक वक्त ऐसा आ गया कि यहाँ से लॉजिस्टिकली आप एयर से भी सपोर्ट नहीं कर पाते थे, बाई सी भी नहीं पहुँचा सकते थे, तो ऑलमोस्ट हमारी फोर्सेस वहाँ आइसोलेट हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ये बुरा दिन देखना पड़ा। कर्नल साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी खालिद चिश्ती साहब ने फरमाया कि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आपको नहीं लगता कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था कोऑर्डिनेशन के लिए, कम्बिनेशन के लिए, क्योंकि उस वक्त इतने सोर्सेज भी नहीं थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था और इतने मवासलाती निज़ाम बेहतर नहीं थे? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही हुआ जिस तरह खालिद साहब ने बताया कि अब आप देखें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में इंडिया आता है, और एट टाइम्स जब ये वाक़यात हालात हुए तो इंडिया ने इवन जो आपके जो एयर स्पेस है वो भी आपके लिए बंद कर दी थी। एंड देन जो डिस्टेंस आप 2 या 4 घंटों में अगर आप इफ़ यू कैन रीच ईस्ट पाकिस्तान, वही आपको तकरीबन 1.5 से 2 दिन लगना शुरू हो गए उस चीज़ के ऊपर। तो आपके ऊपर बड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया गया था कि आप वहाँ पर सप्लाईज और सपोर्ट कर सकें, अपने मोटिवेशन पैदा कर सकें लोगों में जाकर कि भाई ऐसा नहीं है। और प्लस जो वहाँ पर इस तरह के हालात बना दिए गए थे कि जी स्पेशली जब मुजीबुर रहमान इलेक्शन के बाद जब वो उनको पावर हैंड ओवर करनी थी, जब नहीं की गई, तो हालात इस तरह के बना दिए गए कि जी अब तो सेपरेशन ही है वो। और ऊपर से आई वुड से कि जिस तरह अभी सर ने सारी हमें हिस्ट्री 5 मिनट में बता दी है, ज़बरदस्त। इसमें अब आप देखें आपकी टेक्स्ट बुक्स में कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। दिस इज़ वेरी आई वुड से बदकिस्मती है हमारी कि ये तमाम चीज़ें हमारे टेक्स्ट बुक्स में ऐड होनी चाहिए और इनसे हमने क्या रिजल्ट अखज़ किए हैं वो शामिल होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हिमूदुर रहमान कमीशन या उससे पहले भी किसी ने अगर इसके ऊपर कोई इंक्वायरी की है, दैट वाज नेवर पब्लिश्ड। Whereas in my own personal opinion ये तमाम चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए ताकि इससे हम जो नताइज अखज़ कर सकें, ताकि हमारी यंगर लॉर्ड को पता हो कि यार अगर ये होगा तो ये करना है और ये नहीं करना है वो चीज़। अच्छा कर्नल साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि समटाइम इंसान हालात बेहतर करने के लिए कोई सख्त फैसले करता है ताकि बेहतर से बेहतर हो सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी जब फैसला उस वक्त लिया गया हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरीके से, तो वो हमारे अगेंस्ट ही गया। जैसे कि अभी बताया कि गिरफ्तारी हो गई जो नहीं होना चाहिए, तो वो उसको इस वजह से किया ताकि शायद मॉब कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी हालात कुछ बदकिस्मती भी का आंसर भी था। एग्जैक्टली आई वुड से कि ये हमारी बदकिस्मती ही थी, बिकॉज हम पॉलिटिकल आर्मी और जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको समझने से कासिर थे शायद, क्योंकि वो 71 है, उस वक्त क्या हालात हैं क्या नहीं है। वो आर्मी की हुकूमत अपनी चल रही है, यहाँ पर सिविल अपराइजिंग हो रही है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में अपनी है, वेस्ट पाकिस्तान में अपनी है, पावर स्ट्रगल थी, और इस पूरे सिनेरियो को मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से डील करना चाहिए था। और मैं आज भी बात करूंगा कि मुज़ाकरात से हर चीज़ हल हो सकती है, ज़बरदस्त टेबल टॉक से जी हर फैसला हो सकता है। खालिद चिश्ती साहब वो पंजाबी में कहते हैं सिरा नाल सरदारियाँ, तो हमारी गवर्नमेंट को बड़ा अमेरिका पे भी बड़ा मान था कि उधर से हमें जो है इमदाद मिलेगी, बेड़ा आ रहा है जी, अभी पहुँच रहा है, बस रास्ते में है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है ETC। और दूसरी तरफ से रशिया की बड़ी सपोर्ट थी दूसरी पार्टी को। तो ये नहीं समझते कि हमने डिपेंड किया, जब हमने डिपेंड करना शुरू किया तो हम नुकसान में गए। आज हम इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करते ही नहीं है, तो शायद आज हम उस वक्त से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ये वाकई आपने सही पॉइंट आउट किया है कि देखिए जब तक आपके मुल्क की अपने अंदर से कैपेसिटी नहीं होती, जब तक आप डिपेंडेंट होते हैं तो आपकी सप्लाई चेन किसी वक्त भी बंद, लीवर की तरह बंद की जा सकती है।
हम जब तक ये इस इल्यूजन में या इस खुशफहमी में जब तक रहे, चाहे वो एयरफोर्स के स्पेयर पार्ट्स थे या F-16 की हमारी मेंटेनेंस थी, और जब तक हमने JF-17 थंडर नहीं बनाया तो लोगों को ये पता होता है कि ये इस मुल्क के हमारे पे इतना ज़्यादा इन्हिसार है कि वही कंट्रोल करते हैं कि हमने कौन से जहाज़ कब उड़ाने हैं और कब नहीं उड़ाने। तो उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने, हमारे जब हमें F-16 मिले और हम न्यूक्लियर हमने एक्सप्लोजन किया, उसके बाद तकरीबन कोई 15 साल हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स बंद रहे, जिसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि अपने अपना जहाज़ बना लिया। तो इसको ज़हन में रखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्हिसारी दूसरों पे ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मोहताजी नहीं होनी चाहिए। मोहताजी में और इन्हिसारी में थोड़ा सा फ़र्क है। इन्हिसार अपने पे भी करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब आप मुझे टाइम देंगे तो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये सिर्फ सारी सैड स्टोरीज़ नहीं है। जिस बहादुरी से वहाँ पे हमारे आर्मी के ट्रूप्स लड़े और आखिरी दम तक लड़े, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो 65 में तो जो बहादुरी के कमाल किए ही थे, ईस्ट पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो 71 में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी किया, वो भी एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हमने सबक सिखाए। आप सबसे बड़ी ये देखिए कि लोगों का मोरल इतना आसानी कैप्चर नहीं किया जा सकता। एक चंद दिन पहले बदकिस्मती से जब ये वकला ने अटैक किया PIC पंजाब के ऊपर, उन दिनों में सारा दिन लाइव चल रहा था सारा दिन, और एक छोटी सी नीचे आपकी टिकर चला था और बहुत सारे लोगों ने सारा दिन में मिस किया। वो ये था कि कर्नल सुलेमान थे, कमांडो थे SSG के पाकिस्तान आर्मी के, उनकी उस दिन डेथ हुई। लेकिन एक कर्नल साहब की डेथ उस सेंस में इतनी नहीं थी कि टिकर चलता, लेकिन वो 71 के हीरो थे। और वो क्या हीरो थे, हमने सिर्फ पट्टी चलाई थोड़ी देर के लिए और उसके बाद किसी को नहीं पता वो कौन थे। आई विश उस दिन वो ना हुआ होता तो शायद किसी मीडिया को टाइम मिलता कि वो भी बताएं ये कौन थे। सिर्फ पट्टी क्या चल रही थी, कर्नल साहब CMH लाहौर में वफात पा गए, उन्होंने 71 की जंग में अपनी और अपने साथी की जान बचाई। ये था सिर्फ अल्टीमेट। सर खाली जान नहीं बचाई थी, जान नहीं बचाई, बहुत बड़े हीरो थे। 71 में जब उनको सरेंडर का ऑर्डर मिला, जनरल न्याजी ने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद उन्होंने जनरल न्याजी को कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ से वादा करके आया था कि या मैं शहीद होऊंगा या मैं गाजी होऊंगा। वाह। और जो कैदी हो जाना है या सरेंडर कर देना है, ये तो कोई कैटेगरी नहीं जो मैं अपनी माँ से वादा करके आया था। तो जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो जनरल न्याजी के डांट के बावजूद वो वहाँ से गायब हुए। उन्होंने कहा कि मैं एस्केप करूंगा यहाँ से और सरेंडर नहीं करूंगा, या मैं गाजी जाऊंगा या मैं मारा जाऊंगा दरमियान में। तो वहाँ से उनको याद आया निकलने से पहले कि मेरा जो नंबर 2 है यूनिट का, वो कमांडो यूनिट एक कमांड कर रहे थे, तो मेरा जो नंबर 2 है वो CMH ढाका में एडमिटेड है टांग पे गोली लगने की वजह से, जंग के दौरान लड़ाई जो हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको कैसे छोड़ के चला जाऊँ, तो उसके पास गए और उसके जाके कहा कि मेरे साथ चलो, मैं एस्केप करने लगा हूँ यहाँ, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। तो जाहिर है उसने कहा कि मेरी टांग में गोली लगी हुई है, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी और ना मैं खुद चल सकता हूँ, बल्कि तुम्हें भी फंसवाऊंगा या तुम्हें भी मरवा दूंगा, तो तुम भाग जाओ, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। जब थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ और नहीं माना वो, तो क्योंकि कमांडो थे, इन्होंने उसके सर पे कोई ऐसी ज़रब लगाई, उसको बेहोश किया। अच्छा। बेहोश करके CMH ढाका से उसको अपने कंधे पे उठाया और CMH से भगा के ले गए उसको। भगाने के बाद जो लोग हिस्ट्री नहीं याद करते और हम नहीं आगे पास ऑन करते, वहाँ से उन्होंने एस्केप किया अपने साथी को कंधे पे उठा के, और ईस्ट पाकिस्तान से जंगलों में छुपते हुए बर्मा तक पहुँचा दिया। ओह माय गॉड। और बर्मा मेरे ख्याल में तकरीबन 1000 मील दूर है। हमें कभी टाइम मिला ये इन्वेस्टिगेट करने का, वो इसी लाहौर में फौत हुए हैं। आई विश कि हमारा मीडिया को उनके घर जाके पूछता, उनके बच्चों से या बीवी से या बेटों से, कि ये कर्नल साहब भागे कैसे थे, उनकी भी कोई हिस्ट्री है। अगर ये हिस्ट्री आप हॉलीवुड की फिल्में देख लें, ये आया हमारे यहाँ फिल्म नहीं बन सकती। हिंदुस्तान जो हमने जहाज़ मारा 27 फरवरी को, अभी लंदन पे फिल्म बना रहा है कि वो उनका हीरो है, उसको मेडल भी दे दिए हैं। और अगर ये एक सुप्रीम सेक्रीफाइस और सुप्रीम करेज और सुप्रीम बोल्डनेस का ये वाक़या अगर कहीं अमेरिका या किसी और मुल्क में हुआ होता कि 1000 मील कंधे पे दोस्त को लेके कोई एस्केप करे, तो हमारे तो किसी ने ये भी नहीं पूछा जाके कि ये स्टोरी क्या थी, सिवाय इसके कि अपनी और साथी की जान बचाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की हज़ारों कहानियाँ होंगी जो हकीकत पे मबनी होंगी, लेकिन हम हैं और हम नहीं उनको एक्सप्लोर कर पाए कि हम एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हमारे ज़हनों में,
सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि आई विश कि हमें, आई रिकमेंड टू यू एंड आई सजेस्ट टू यू कि कर्नल साहब से पता कराया जाए, लाहौर में ही हैं, उनके घर जाके पूछा जाए कि उनकी एस्केप स्टोरी को बताएं और अपने नस्ल को बताएं कि सरेंडर या डिफीटेड मेंटालिटी हमारी नहीं है। किसी और पॉलिटिकल फैसले से या कोई और सियासी फैसले, हिंदुस्तान की मदाखलत, कोई फौजी फैसला गलत हो सकता है, उनको मिला के अगर हमने वो सरेंडर किया था तो इंडिविजुअल्स में हमारे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़बरदस्त। लेकिन मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़कर जाऊंगा कि जो अभी आपने थंडर 17 की बात की, उसके बारे में कि हमारे जो पायलट हजरात हैं वो उनके पास क्या ऐसी जो है क्वालिटी है, सलाहियत है कि वो हर नए जहाज़ को उड़ाने की ऐसे उसकी ट्रेनिंग करते हैं और दुनिया के वो ममालिक जो हमें सिखाना भी नहीं चाहते फिर भी हम उनको उड़ा लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। मरियम मीर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि इधर सकूत ढाका की तारीख को बयान किया खालिद चिश्ती साहब ने, कर्नल साहब ने, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि उस वक्त से लेकर अब तक किस तरीके से आप माशाल्लाह ट्रेनर भी हैं, तो एज ए ट्रेनर पूछना चाहूँगा किस तरीके से हिस्ट्री के बारे में बच्चों को ग्रूम करती हैं, उनको बताती हैं और उनके अंदर मोटिवेशन लाती हैं। मैं खालिद साहब की बात पे बड़ी इसको हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये वाकई जो रियल हीरोज़ हैं हमारी जनरेशन को, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा हमें बताना चाहिए। और हम अनफॉर्चुनेटली शायद डार्कर साइड्स को ना कुछ हाइड कर जाते हैं, जो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए हम उनको करते नहीं हैं। लेकिन अभी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप कभी रिमोट एरियाज़ में जाएँ और वहाँ पे मेरा ख्याल है कि जो हम एज एक्सपर्ट जहाँ भी अपने यहाँ पे लोकल उसमें एरियाज़ में काम करते हैं, तो हमें उन एरियाज़ में जाके ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए हर चीज़ के बारे में। अब आप APS की, जैसे मैं आपको APS सानिया की बात करूं कि जैसे बच्चे ऑडिटोरियम में थे और उनको कुछ मिनट्स के लिए यही वो इस गुमान में थे कि शायद हमारी ड्रिल चल रही है, तो आर्मी इस चीज़ में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। बट मेरी सब एजुकेशन सिस्टम से गुजारिश है कि ऐसी ड्रिल्स और ऐसी ट्रेनिंग्स हर स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वो ये आपकी ये इस तरह की ट्रेनिंग है या कोई अर्थक्वेक की है कि जिससे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, टीचर्स पैनिक हो जाती हैं, स्टाफ पैनिक हो जाता है, 11 2 है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को अपनी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाएं। और अपनी हिस्ट्री की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो आज आप किसी यंग जनरेशन से अगर हिस्ट्री के बारे में पूछे तो शायद उनको बहुत सी बातें नहीं, शायद बहुत हाईलाइटेड बातें पता होती हैं, लेकिन बाकी बातों का इल्म नहीं होता। तो बहुत सी ऑफ द ट्रेनिंग भी कुछ ऐसे सेशंस, काउंसलिंग बच्चों की, ये जो न्यू जनरेशन की है, करते रहना चाहिए ताकि उनको पता हो कि हमने अपने मुल्क के लिए और बहैसियत इंसान, अब जैसे आप टेररिस्ट की अगर बात करते हैं, क्या वो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते थे, उनके दिल में उनके सीने में एक दिल है, वो एहसास से आ रही हैं। हमें ये जो भी हमारी जनरेशन अब आ रही है, या जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो हमें उस एहसास से उनको खाली नहीं रखना। एक जो उनका एक एहसास है बीइंग अ ह्यूमन, वो उन सब चीज़ों को हमें उनको शुरू से अवेयर करना चाहिए। तो स्कूल्स में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप अच्छे स्कूल्स देख लें, अगर एक बहुत हाई फाई स्कूल है और एक बिल्कुल एवरेज स्कूल है, तो उनका बहुत एजुकेशन का बहुत डिफरेंस होता है। अब एक लो सैलरी जो टीचर है उसका जो पैशन है और एक जो बहुत हाईली पेड टीचर है उसके पैशन में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो हमें थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा लेवल करने की बहुत ज़रूरत है। एक जैसी एजुकेशन दें, हम एक जैसा सिस्टम फॉलो करें, चीज़ों को मैंडेटरी करें कि ये आपके इस जो है बहैसियत पाकिस्तानी इस बच्चे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ों में हम लैक करते हैं, बट ये है कि हमें वॉलंटियर करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। अच्छा मरियम, हम मिली नगमे की तरफ चलते हैं, लेकिन नगमे के बाद जब मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा तो मैं ये पूछूंगा कि किस तरीके से, जैसे कि अभी आपने बताया कि ड्रिल्स स्कूलों में होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई आपकी प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी जो आप शेयर करना चाहें ताकि हमारे प्लेटफॉर्म से पहुँच सके, या आप इसको अपने किसी भी डायरेक्टर मीटिंग्स में या स्कूलों की मीटिंग में किस तरीके से इसको हाईलाइट करते हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी यशफा। वतन पाक वतन
मस्ती में शाऊर, जा फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जब बख्श दिया। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जब बख्श दिया। मेरा सीना है मेरी गुरबत का है, संगीन हिसाब। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमायतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। खालिद चिश्ती साहब और करण साहब, ऐसे ये हमारे बैक स्पोर्टर हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी के, जो वलवला पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं, इनकी भी जो खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, उनको भी आप जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल पीछे क्या, आप यही तो चीजें हैं जो आपके अंदर जोश पैदा करते हैं। जिस तरह 65 की हम बात करते हैं तो इट वाज मैडम नूर जहान जिन्होंने वो जज्बा पैदा किया, जिसकी वजह से लाहौर के मतलब आर्मी के साथ साथ आपकी जो अवाम है वो भी उठ खड़ी हुई और वो आर्मी से भी 2 हाथ आगे थी, उनका जज्बा। तो मतलब यस, आज भी जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हमारे जवान, हमारी आवाम जो है छतों पर चढ़ जाती है, बिल्कुल कि थैंक यू करती है कि दुश्मन का, कि आप लोगों ने हमें फिर मुत्तहिद कर दिया। और आई थिंक कि जो म्यूजिक और सॉन्ग्स जो स्पेशली मिली नगमे जो हैं वो आपकी रूह की ग़िज़ा हैं और वो आपको हमेशा चार्ज रखते हैं फॉर एनी सिचुएशन और एनी सर्कमस्टांसेस, और ये बिल्कुल हमारी एक प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा होने चाहिए। और इसको हमें, जिस तरह हम देखा होगा ISPR ने बेशुमार मिली नगमे गाने शुरू किए और उससे लोगों के अंदर वो अट्रैक्शन पैदा हुई और अब लोग आर्मी में जाना पसंद करते हैं, एयरफोर्स में जाना पसंद करते हैं, जब उनको हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है इनको। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें इसको साथ लेके चलना है। मरीम साहिबा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम थोड़ा सा अपने माजी में चले जाए तो अपनी बहनों को देखते थे, तो बड़ी बहनों को वो NCA की ट्रेनिंग किया करती थी और बताया करती थी कि 20 नंबर हैं जी, मेरे ट्रेनिंग मेरी बड़ी अच्छी हो गई है, आज मुझे 20 नंबर भी मिल गए हैं, 18 नंबर मिल गए हैं, मेरा अच्छा ग्रेड होंगे और मैं अच्छे कॉलेज में आगे जा सकूँगी। फिर कॉलेज में भी उन स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छी जो है सपोर्ट मिला करती थी कि ये NCA करके आई है लड़की। तो आज वो ट्रेंड कहाँ चला गया? जैसे कि आप बता रही थी कि स्कूल लेवल में ट्रेनिंग होनी चाहिए, 11, 22 की ड्रिल्स होनी चाहिए, तो वो NCA कहाँ चली गई? आज मेरा ख्याल है हम उससे बहुत आगे निकल गए। अच्छा। हम हमारी जैसे ख़वातीन पहले, आपको पता है, जो अगर हम थोड़ा सा पास्ट की बात करें तो शायद उस तरह से बाहर नहीं निकलती थी जैसे अब निकलती हैं। तो अभी भी वो चीज़ें कायम है और उससे ज़्यादा जज्बा है और उनसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो सारा ही करते हैं। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी वेल डिफाइंड नहीं हैं, जिनके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमारे पास भी नहीं है। खालिद साहब बड़े अच्छे ट्रेनर रहे हैं, मैंने उनकी वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं, उनको भी पता है कि जब हम ट्रेनिंग्स कराते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसकी हम एवेल्यूएशन नहीं करते। क्यों खालिद साहब? कुछ ऐसे ही है कि हम कर लेते हैं लेकिन हम जाके दोबारा से ये देखते नहीं कि आया ये स्कूल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका भी कोई एक बोर्ड होना चाहिए जो उनकी एवेल्यूएशन करें
और जाके इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली देखें कि हमारा सिस्टम जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ड्रिल्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखें ये हर स्कूल वेरी करता है। आप समझ लें कि ये उन पे हर स्कूल पे अपने पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पॉलिसीज़ वेल डिफाइंड उस तरह से नहीं है कि अगर हमारी कहीं पॉलिसी में ये चीज़ें ऐड हो जाएं तो मेरा ख्याल है सब उसको फॉलो बिल्कुल। अच्छा, मरियम हमारे साथ, मरियम मीर भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो शहीद मरियम है, जिन्होंने आबादी को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया ट्रेनिंग के दौरान। एयर कमांडर साहब क्या कहना चाहेंगे उस मरियम के बारे में भी? देखिए, ये आज का नहीं है, बहुत जब से पाकिस्तान एयरफोर्स बनी है, ऑब्वियसली हम जब हवा में होते हैं तो इसी ज़मीन से उठ के गए होते हैं और इन्हीं लोगों में से उठ के गए होते हैं। तो ये मेरे अपने कोई इतनी जितना फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, नियरली अबाउट 3000 आवर्स, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकलिटी हवा में ये होती है कि अगर किसी तरीके से मेरी अटमोस्ट कोशिश हो तो अपनी जान की अगर सेक्रीफाइस करना भी पड़े, लेकिन जो नीचे डैमेज होता है एक फ़ाइटर जहाज़ के, स्पेशली फ़ाइटर जहाज़ के गिरने से, वो मैसिव होता है और पता भी नहीं होता। ख़ास तौर पे आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बड़ी थिकली पॉपुलेटेड कॉलोनीज़ हैं, कोई बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में स्प्रेड नहीं है। हमारे बहुत सारे लोगों ने ऐसे जाने दिए हैं, मरियम तो एक हैं। उससे पहले एयर कमोडोर मसरूर कराची में बेस कमांडर थे। एज अ बेस कमांडर वो B-57 जहाज़ उड़ा रहे थे और पॉपुलेशन के ऊपर थे और ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 1967 की बात है। तो उन्होंने अपना जहाज़ बचाते बचाते ख़ुद क्रैश करके शहादत पाई और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मसरूर बेस था उसका नाम चेंज करके पाकिस्तान एयरफोर्स बेस, पहले मारीपुर होता था, उसका चेंज करके PF बेस मसरूर किया गया उनकी याद में। तो ये हमारी हिस्ट्री गोज़ ऑन है। मैं अपनी करियर में बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे अपने कुलीग्स को जानता हूँ जिन्होंने फॉर्चुनेटली पॉपुलेशन भी बचाई और ख़ुद भी जहाज़ से फिर बाद में पैराशूट के ज़रिए निकलने में कामयाब हो गए। तो ऑब्वियसली ये बड़ा सेंसिटिव होता है कि अपनी जान बचा लेना और थोड़ी सी सेल्फिश सी अप्रोच ले। अच्छा, ये बड़ी एक मैं यहाँ से बात टेक्निकली बात आपने कही कि सम टाइम पैराशूट से भी बच जाते हैं, तो जितने हमारे शहीद होते हैं आबादी को बचाते बचाते, वो आखिरी मोमेंट तक ये देखते हैं कि जितनी कम से कम आबादी को बचा सकें, इस वजह से वो क्रैश हो जाता है जहाज़ के, वो उससे पहले अपने आप को बचा सकते थे। जी, जितने फाइटर जहाज़ होते हैं उनके अंदर इजेक्शन सीट लगी होती है। इजेक्शन सीट रॉकेट अंदर उसके इंस्टॉल्ड होते हैं, पायलट ने सिर्फ एक हैंडल खींचना होता है ये और वो जहाज़ से बाहर फेंक देती है ऑटोमेटिक। अच्छा, उसे कोई एफर्ट नहीं करनी होती। उसी बैक पे उसके एक पैराशूट होता है, वो खुल जाता है और वो पायलट सेफली ज़मीन पे आ जाता है। राइट। तो जब मोमेंट कोई जहाज़ के अंदर कोई इमरजेंसी होती है या इंजन ख़राब हो जाता है या ऐसा पायलट ये फैसला करता है या आग लग गई है, ऐसी सिचुएशन पर जहाज़ चला गया, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सबसे ऑब्वियसली एक SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि उसने अपनी जान को बचाना है, जहाज़ ज़ाया होता है तो हो जाए, ठीक है। और उसी वजह से सीट लगाई जाती है क्योंकि पायलट की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खतीर रकम और करोड़ों रुपए हुकूमत का पाकिस्तान एयरफोर्स का खर्च होता है उसको एक पायलट बनाने में। जहाज़ नया मिल जाता है लेकिन पायलट दूसरा बनाने में ज़्यादा एफर्ट और ज़ाहिर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कभी इमरजेंसी होती है तो पायलट पे ये लागू होता है कि वो निकले, उधर जहाज़ से निकल जाए। लेकिन पायलट जो बाज़ दफ़ा हमारे ये बैलेंस करते हैं कि अगर मैं थोड़ा डिले करूं और ये ऑप्शन ना यूज़ करूं छोड़ने की जहाज़, क्योंकि उसको ये पता होता है कि जो मोमेंट में जहाज़ से निकल गया तो ये अनकंट्रोल्ड है फ्लाइट, मैं तो बैठ के कंट्रोल कर सकता हूँ जितनी दूर ले जा सकूँ जहाज़ को, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ज़ाहिर है जहाज़ नीचे गिर जाएगा। तो वो उनकी एफर्ट ये होती है कि जितनी देर में फ्लाइबल है ये जहाज़, मैं उड़ा सकता हूँ अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के, तो उतनी दूर में पॉपुलेशन से क्लियर कर लो। तो उसके पास ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे होती है कि वो निकल जाए, लेकिन उसके बाद ये उसको पता होता है कि मेरी सिर्फ जान बचेगी, नीचे ज़मीन पे कितनी जानें लेगा ये जहाज़, वो कीमत असल उसको नजर आ रही थी जिसकी वजह से वो जान बचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट हैं ये अभिनंदन थोड़ी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए जो उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हीरो भी बनेंगे, गोल्ड मेडल भी लेंगे और फिल्में भी बनेंगी उनके ऊपर। वैसे कितनी बेवकूफ़ कौम है कि तारीख इनके ऊपर कितना हंसेगी कि आप लोग क्या कारनामा सर अंजाम देने के बाद आप अपने नालायक पायलट्स को किस तरीके से हीरो बना देते हैं। क्या कहना चाहेंगे खालिद चीज़ साहब इसके ऊपर? इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था F-17 थंडर का, किस तरीके से हमारे पायलट जो है, जवान जो हैं, वो इतनी जल्दी से कमांड हासिल कर लेते हैं ट्रेनिंग की? थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूँगा जी, जल्दी से तो कर लेते हैं, लेकिन जल्दी का मतलब ये देखिए हमें ये याद रखना चाहिए, स्पेशली आपके नाजरीन के लिए मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात से गुजार देता हूँ। वो ये कि ये जो अभिनंदन का, क्योंकि आपने जिक्र किया, और हमारे जो पाकिस्तानी पायलट्स थे, ये सारी कॉम्बैट जो हुई है, या यूँ समझ लें कि जब दोनों जहाज़ आमने सामने थे, उसके पास भी वही तकरीबन मिसाइल थे और हमारे जहाज़ों के पास भी वही मिसाइल थे। अच्छा,
ये इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स, मिली सेकंड, जब आपके पायलट ने ये फैसला करना होता है। बिकॉज हमारे कॉम्बैट में ये याद रखिए कि हमारे जिस फोर्स से मैं बिलोंग करता हूँ, करता रहा हूँ ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, हमारे सिर्फ ऑफिसर्स लड़ते हैं, जबकि ये आर्मी और नेवी जवान भी साथ या सेलर्स भी साथ होते हैं। हमारे सिर्फ ऑफिसर्स हवा में जाते हैं, ऑफिसर्स ही बॉर्डर पार करते हैं। हमारे जब भी लड़ाई शुरू होती है तो हमारे इस कॉम्बैट के अंदर देयर इज़ नो रनर्स अप। हर स्पोर्ट्स में, हर गेम में एक नंबर 2 पोजीशन भी होती है। Exactly. हमारे या तो आप चैंपियन होते हैं जो ये हमारे ऑफिसर्स बने, या आप अभिनंदन होते हैं, या आपको थप्पड़ पड़ रहे होते हैं ज़मीन पे, तो रनर्स अप नहीं होता कोई। तो आप आइदर यू शूट और ही विल शूट यू, इन बिटवीन कुछ नहीं होता। लेकिन जो कॉम्बैट हुई थी, ये अगर आप टाइम वाइज मुझसे पूछें तो शायद ये पूरा सारा वाकया शायद लेस देन अ मिनट में सारा ख़त्म हो गया था। उसको मिसाइल लग के वो क्रैश या जो भी समझ लें। तो आया मुझसे कोई पूछे कि ये कॉम्बैट या कितनी जल्दी जहाज़ मारा गया, तो जवाब होगा कि 30 सेकेंड या 40 सेकेंड्स। ओके। लेकिन ये 30-40 सेकेंड में नहीं हुआ। ये उसके पीछे जो आपने कहा जल्दी से ट्रेनिंग कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे साल की ट्रेनिंग, अपनी कमिटमेंट, उसकी पैशन होती है। वो इसलिए होती है कि हमें ट्रेन किया जाता है टू सीज एन अपॉर्चुनिटी। सीज एन अपॉर्चुनिटी मीन्स कि अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि आपके घर पे घंटियां बजाती रहेगी, आपको मिली सेकेंड्स मिलेंगे। आइदर यू टेक अ डिसीजन और समबडी एल्स विल टेक द डिसीजन अगेंस्ट यू। इन बिटवीन वाला कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये फैसला तो चंद सेकंड का होता है, फैसला हो भी जाता है इसका कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन उसके पीछे जो साल की कमिटमेंट या पैशन या एक जज्बा होता है, असल वक़्त या कदर उसकी होती है कि आप स्टेक पीछे क्या छोड़ के आए हैं, या जब आप वापस जाएंगे तो किस चेहरे से जाएंगे, एज अ फाते जाएंगे, या आप एक सूट में वाघा बॉर्डर में आपको रवाना किया जाएगा। तो चॉइस आपकी होती है। छोटा सा मैं आखिरी जैसे यूसैन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज़ तरीन भागने वाला शख्स है, 9.3 सेकंड में उसने उससे भी कम में किया हुआ है। तो जब वो भागता है तो उसकी दौड़ 10 सेकंड से अंदर ख़त्म हो जाती है, 10 सेकंड के अंदर। तो कोई पूछेगा तुम कितनी जल्दी जीते हो, तो वो कहेगा 10 सेकंड, वो ये नहीं कहेगा। जीता वो 10 सेकंड में ही है। लेकिन उसे कोई पूछे कि जो वो 16 घंटे रोज़ाना ट्रेनिंग करता है, जो रोज़ाना भागता है। जहांगीर खान जब मैच खेलता था तो 1 घंटे में मैच ख़त्म हो जाता था। बट मैं ज़ाती तौर पे जहांगीर खान को कई दफ़ा मिला ज़िंदगी में, और हमारे पेशावर के एयरफोर्स बेस पर ट्रेनिंग किया जाता था। वो सुबह से शाम लगता था सिर्फ खाना खाने स्क्वाश कोर्ट से बाहर आता है। तो वो जो 1 घंटा जाके लंदन में या अमेरिका में या जहाँ भी दुनिया में खेलता था, तो दुनिया को वो 16 घंटे नज़र नहीं आते। वो कहता था मैं 4 बजे सुबह उठ के 16 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ। तो वो दौड़ तो किसी ने नहीं देखी। इसी तरह जो आपने स्टार्ट किया सवाल के, पाकिस्तान एयरफोर्स से जो पायलट है उसने शूट किया, वो शूटिंग सबने देख ली, लेकिन जो उसके पीछे बैक एंड पे ट्रेनिंग है वो एक्चुअली मैटर। जी कर्नल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली जिस तरह चिश्ती साहब ने बात की, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी वो कारनामा सर अंजाम देते हैं, उसके पीछे एक लंबी एक कहानी होती है, ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग का वो हिस्सा रहे होते हैं, और ये अल्लाह ताला उनको मौका देता है जिस पे वो डिलीवर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक प्राइड की बात है हमारे इस नेशन के लिए कि वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, आर्मी, और जो कि अपने मेयार को बरकरार रख रहे हैं शुरू से, पहले भी और अब भी। और जहाँ तक हमारी मैडम मीर साहिबा से बात हो रही थी ट्रेनिंग सेशंस, यस, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। सो आई हैव ग्रोन अप विद द यंग लॉट ऑल्सो। सो यंग लॉट को जो मैंने करीब से देखा है वो थोड़ा सा अपने कैरियर प्रोफाइल में लॉस्ट हैं। तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि हम इनको अच्छे तरीके से लेके चलें, हिस्ट्री अच्छे तरीके से बताएं, और फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके लिए डेवलप करें। अपनी जो पढ़ लेके जब बच्चे आते हैं, दे कम इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, दे फील डिसअपॉइंटेड। व्हाई? बिकॉज उनको ट्रेन नहीं किया जा रहा उसके लिए, उस सिनेरियो के लिए। तो आई थिंक देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि हम ये ट्रेनिंग सेशन इस तरह 1122 के जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं रहा हूँ, मैं ज़रूर सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स अडॉप्ट करवाता हूँ। 1122 वालों के साथ मंगवा के ट्रेनिंग की जाती है। हैव इंटरेक्शन विद देम। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ये एक्शन ले, एट आवर ओन लेवल वी हैव टू टेक दीज एक्शन। उनको आपको रोकता कोई नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान आर्मी का कोई ऑफिसर जब रिटायर्ड होता है तो उसकी जिंदगी का असल जवान उस वक्त होता है कि आपने उसके बाद भी मास्टर किया और अपने करियर को वहाँ खत्म नहीं किया कि बहुत कर लिया भाई, अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले। आपने स्टार्ट ही वहाँ से जो है लिया और अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आई टेक
मतलब आर्मी लाइफ एक एक्सपीरियंस है जो कि एक मतलब एक चैप्टर ऑफ लाइफ है। आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है जहां पर यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 28 इयर्स बट यू आर स्टार्टिंग विद द न्यू लॉट। सो मेरा इरादा आगे इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का है इंशाल्लाह, और वट एवर आई हैव लर्नड इन लास्ट 29-30 years आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट इनटू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सर, जिस मुल्क में ऐसी आर्मी हो, ऐसे ऑफिसर्स हों, वहाँ उस मुल्क को कौन शिकस्त दे सकता है? किस तरीके से उनके साथ दुनिया लड़ सकती है? पूरी दुनिया लड़ना चाहती है, लेकिन हमारे जवान ऑफिसर्स किस तरीके से उन तंदो तेज हवाओं को चीरते चले जाते हैं। और सर ज़बरदस्त सर, सलूट है आप लोगों को। मैं युशवा हमारे साथ मौजूद है, तो मैं युशवा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें सुनाए नी माए मैं किन्नू आखा। कैसा दर्द भी छोड़े दा हाल नी मायने मैं किनू आखा दर्द भी छोड़े दा हाल नी मायने मैं किनू दुखा दी रोटी सूलांदा सालन दुखा दी रोटी सूलांदा सालन बालन बालनी मायनी मैं किनू आखा दर्द भी छोड़े दा हालनी मायनी मैं किनू आखा जंगल में फिरा मैं ढूंढे दी जंगल में फिरा अजता मिले लालनी मायने मैं किनू आखा दर्द भी छोड़े दा हालनी मायने मैं किनू आखा तू तो है मेरे मुर्शिद वाला तू तो है मेरे मुर्शिद वाला जा पोलाता लालनी मायने मैं किनू आखा दर्द भी छोड़े दा हालनी
फकीर न माना, कहे हुसैन फकीर न माना, मैं जीवा केड़े हाल नी, माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखा, माए नी मैं किनू आखा। थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मरियम, ये बताइएगा, मेरे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, इस वक्त का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेशन आपका कौन सा रहा है? बेस्ट ट्रेनिंग सेशन मेरा रिमोट एरिया में रहा। बहुत कुछ सीखा 18 इयर्स में, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो मेरा वंडरफुल एक्सपीरियंस वहीं रहा। थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बीइंग अ लेडी वहाँ पे इट्स लाइक आप समझ लें कि एक जैसे जंगल होता है। वहाँ पे मैंने वॉलंटियर किया वहाँ पे जाके कि कुछ दूसरे लोगों के लिए भी, सोसाइटी के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए। मेरी अपनी फैमिली, अपने बच्चे यहाँ पे लाहौर में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल के बाद जब मैं वापस मूव की हूँ तो मुझे अल्लाह ताला ने जो वहाँ पे इज़्ज़त बख्शी और जो लोगों के दिलों में मैं वहाँ पे रह के मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, वहाँ से आकर ये एहसास हुआ कि जो छोटी छोटी चीज़ें, जिस ऑफ ट्रेनिंग्स की मैं आपको बात कर रही हूँ कि इंडिविजुअली में बच्चों को सिर्फ किताबें ख़त्म कर लेना तो एजुकेशन नहीं है, उससे हट के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चों के पर्सनल सेशंस बहुत ज़्यादा किए, जो कि उसकी बड़ी एक वो कहते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग उसके इफ़ेक्ट्स अभी तक जो है वो आ रहे हैं, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को बड़ा मुझे अप्रिशिएट भी अभी तक स्टिल पेरेंट्स याद कर रहे हैं। कुछ बताइएगा, जो पर्सनल आप कह रही सेशन किए, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, काम करने में इंटरेस्ट लेते थे, पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, किस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा वर्क किया? देखिए, आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको डायरेक्शंस की बहुत ज़रूरत है, फोकस नहीं है। अब मैं वहाँ पे अपने स्कूल की बात करूँ तो बच्चे ऐसे हैं कि कुछ उनका ना कंसंट्रेशन स्पैन भी इतना लेंथनिंग नहीं है कि एक चीज़ स्टार्ट करते हैं वो अभी कंप्लीट नहीं होती और उसको छोड़ देते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको अपना एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट पता होने चाहिए, एक डायरेक्शन पे काम करना चाहिए, और उसके लिए उनको बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ पे तो ड्रॉबैक ये था कि मदर्स इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मुझे बैक टू बैक सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, उनको बुला के। और ऐसी बात नहीं है, वो लोग सुनते हैं, समझते हैं, और जब उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो ज़रूर अवेल भी करते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा। और रिमोट एरिया में आपको पता है फैसिलिटीज़ एज सच उस तरह से नहीं होती। बच्चे अभी जो 9-10 ग्रेड के भी बच्चे हैं ना, वो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। लोगों ने जाहिर है जैसे तो स्कूल में नहीं है, नहीं स्कूल में तो है, हमने अवेयर किया ना उन चीज़ को, लेकिन घरों में उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बस यंग जनरेशन से मुझे थोड़ा सा, जो वहाँ पे मैंने बच्चों को एजुकेट इस बात से किया कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें। हर चीज़ आप सबसे पहले, आजकल की जनरेशन का क्वेश्चन ये होता है, कोई जॉब के लिए भी जाते हैं, जो पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी क्या होगी, थोड़ा सा इन चीज़ों से हटना चाहिए। अपनी आप कुछ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। जॉब का कॉन्सेप्ट है लोगों में, बच्चों में, या जो पढ़े, जो फर्स्ट ईयर लेवल के बच्चे, अगर वहाँ आपका इंटरेक्शन हुआ हो बच्चों में? हमारी तो अभी स्कूल लेवल तक है, लेकिन ऑब्वियसली कि दिनों कि अभी हम अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो रिमोट एरिया इतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को, हमारा स्कूल का सेटअप ऐसा था कि हमने एक मॉडर्न स्कूल वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस कराई, तो बच्चों को ये पता होता है कि हमने अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा अर्न करेंगे। अच्छा, कभी किसी बच्चे ने आपको ये पर्सनली आकर कहा, बच्चे होते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, किसी बच्ची ने इंजीनियर बनना है, आप उसे लाहौर ले आई हूँ कि बेटा चलो आज के बाद हमारे सारे विजिट कराने के लिए, वैसे अवेयरनेस के लिए लेकर आते थे, विजिट्स करने के लिए। लेकिन मोस्टली जो बच्चों का, मैंने थोड़ा सा इस चीज़ से उठाया कि डॉक्टर इंजीनियर, इनसे हट के भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप
अपनी जो है उसमें एक्सपर्टीज़ जो है उसको शो कर सकते हैं। जैसे आजकल एनिमेशन है, ग्राफिक्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा अब तो स्पेसशिप में इतनी ज़्यादा आ रही है, रोबोट्स हैं, मतलब इतनी ज़्यादा टॉप। अच्छा, वैसे देखा जाए कि जहाँ जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ कम है, वहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा फोकस पढ़ते हैं अगर वो पढ़े तो, और ज़्यादातर जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है और अच्छी पोस्टें हैं उन्होंने ही हैंड ओवर की। और बहुत अगर हम ऐसे एरियाज़ पे थोड़ा सा फोकस करें तो बहुत टैलेंट है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो बस उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मरियम मीर। इसी तरह आप पाकिस्तान के लिए काम करती रहें, पाकिस्तान के बैकवर्ड एरियाज़ के लिए काम करती रहें। और एयर कमोडर साहब खालिद चिश्ती, सितारा इम्तियाज़, तारे बसारत सर, बहुत ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम आपके साथ रहा। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को जिस तरीके से आपने सकूत डाका के ऊपर, APS के ऊपर आज आपने तारीख को एक मरतबा फिर हमारे दिलों में ज़िंदा किया, इसी तरह आपकी सर्विसेज और आप इसी तरह हमारे सरों पर सलामत रहें और पाकिस्तान के लिए हमेशा इसी तरह नाम पैदा करते रहें। कर्नल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी जो खिदमात हैं 28 साल की फ़ौज में, और अभी माशाल्लाह आपने मास्टर भी किया, यानी कि हमारे साथ जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उससे स्टूडेंट्स के तौर पर भी आप इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान की सिविल लाइफ में भी आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह चमकता धमकता रखे, हमारे सरों पर सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और तमाम नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, स्पेशली पाक फौज के उन शोहदा की माओं को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, कोहिनूर चैनल की तरफ से दोनों हाथों से सलाम है। अल्लाह ताला आप सब लोगों में इसी तरह हौसला और हिम्मत रखे और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करते रहें, और आपकी माएँ जो अपने जवानों को पाकिस्तान के लिए पेश करती हैं उनको भी सलाम, उनकी भी अज़मतों को सलामत रखे, और इसी तरह उनको भी जिस दुनिया में अल्लाह ताला ने इतने मकामात से नवाजा है, इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको ऐसे मकामात से नवाजेगा। और आखिर में हम चाहेंगे कि एक मरतबा DGISPR का जो सॉन्ग है जिसको बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नगमाया गया है वो उसको चलाया जाए ताकि हमारे दिलों में एक मरतबा फिर वो जज्बात वो पैदा। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दुआ में याद रखें, अपने फीडबैक से ज़रूर अपडेट कीजिए।